गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब ठीक होंगे बेटे। ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इनकी कविताएं आपने पढ़ी भी होंगी और आपको बुक में से आपने रीड भी की होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि पार्ट में है क्या क्या। क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटे। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर है, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला दिया है इसमें पॉइंट कि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चलने के लिए। दूसरा है पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। तीसरा है आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर लिखना है कि छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण इसने दिया कि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। दूसरा, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली मां सताती थी, यहां हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। अगला क्वेश्चन दिया इसमें कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला कि एकता में शक्ति होती है। दूसरा, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तीसरा कि समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। चौथा, आजादी का बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। चौथा प्रश्न इसमें दिया है बेटे कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो नया अर्थ क्या है? उत्तर में बताया गया कि गधे को स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। तो गधे का अर्थ केवल मूर्ख ही नहीं होता बेटा, सहनशीलता का एक उदाहरण है गधा। क्लास में हम बच्चों को बोलने देते हैं कि भाई गधे तुझे पढ़ना नहीं आता, तो गधे का अर्थ आप उस दिशा में ना ले जाकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं कितना सहनशील हूं, मेरे अंदर सहनशीलता ज्यादा है। चलिए 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर में जवाब दिया गया कि दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे इसके कारण यहां पर दिए गए। पहला दिया गया कि दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस समय हर एक की कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, दूसरे पर ना पड़े। दूसरा, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया।
और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री जाति के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर दिया गया कि हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे कि औरतों को भी पुरुषों के साथ समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और आज देखो, उन्हीं कोशिशों के कारण आज स्त्री जाति का सम्मान बढ़ा है। बेटे, सातवां प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर है, पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार है। आठवां प्रश्न, कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस कथन में क्या विशेषताएं छुपी हुई हैं। उत्तर में पहला आ जाता है कि मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। दूसरा, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। तीसरा, मोती परोपकारी है, तभी तो वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। चौथा है, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। पांचवा, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका क्या आशय है, क्या भाव है। उत्तर दिया गया कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। अगला प्रश्न है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर दिया गया कि हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे, चुप थे। परंतु तब एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक रोटी से उनका पेट भरने वाला नहीं था। तथापि फिर भी उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। फिर है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। तीसरा,
वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चौथा, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसका उत्तर कौन सा है बेटे? गैर। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। रचना अभिव्यक्ति 11वां इसमें प्रश्न है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इसका उत्तर है हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले दया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े रहे। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ? शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। 12वां प्रश्न आ जाता है कि क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? बिल्कुल, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आजादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। वे अपने देश यानी झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए वे हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। ये हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई याद दिला देते हैं। फिर आ जाता है बेटे भाषा अध्ययन। बस इतना ही काफी है। ही के नीचे अंडरलाइन किया गया कि फिर मैं भी जोर लगाता हूं, तो यहां भी पर जोर दिया गया, यहां ही पर जोर दिया गया। इसका अर्थ बताइए। तो सबसे पहले ही को हम लेते हैं कि भी, ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कहानी की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। इनमें हमें उस शब्द को ढूंढना है जिसके लगने से उस वाक्य पर जोर आ गया या हम जोर दे रहे हैं। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। एक ही, तो आप ही को अंडरस्कोर कर सकते हैं, सर्कल इस पर लगा सकते हैं। दूसरा है अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहां पर भी ही को आप सर्कल कर सकते हैं। तीसरा, नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते। यहां पर भी ही, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। तो जहां वाक्य पर जोर पड़ रहा है वही निपात है। चौथा, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो यहां भी जो शब्द है इस वाक्य पर जोर डाल रहा है। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। भी निपात। तो आप यहां पर ही निपात है और यहां पर भी निपात है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी, तो बेटा भी क्या है? निपात। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। अगला है उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। किसी भी, तो यहां पर भी निपात है। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। तो यहां पर भी निपात है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यहां पर भी बेटे भी निपात होगा। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। यहां पर भी निपात रहेगा। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। अगला है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। दीवार का गिरना था
कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी होश में आ गए। उत्तर है इसका ये मिश्र वाक्य है। ये कई वाक्य मिलकर बना, जो एक से अधिक वाक्य मिलकर बनता है वो मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें मुख्य और गौण दो वाक्य हैं। मुख्य वाक्य कौन सा है कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, और गौण वाक्य दीवार का गिरना था। इसी प्रकार सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, तो ये भी मिश्र वाक्य है। इसमें मुख्य वाक्य है बेटे कि सहसा एक दढ़ियल आदमी आया, और गौण वाक्य है कि जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। फिर है कि हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यह भी मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य हीरा ने कहा और गौण वाक्य है गया के घर से नाहक भागे। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मिश्र वाक्य है। मुख्य वाक्य तो बिकेंगे, गौण उपवाक्य है मैं बेचूंगा। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह भी मिश्र वाक्य है। मुख्य उपवाक्य है मैं बेमारे न छोड़ता, गौण वाक्य है अगर वह मुझे पकड़ता। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये मुहावरे हैं बेटे कि जी तोड़ काम करना, इसका वाक्य प्रयोग किया गया कि भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। फिर है टाल जाना, तो इसका वाक्य है सेठ जी नौकर को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर जरूरत पड़ने पर टाल गए। जान से हाथ धोना, युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना कि पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना, भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंदी टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो इस प्रकार ये आपका बेटा पहला अध्याय क्षितिज का प्रेमचंद ये आपका पूरा हुआ। आपको इसको पढ़ना है, याद करना है और इसका रिवीजन करते रहें। आगे इसका टेस्ट होगा तो बेटे क्वेश्चन आंसर इसमें से ही आपको मिलेंगे। ठीक है बेटे, ओके।